रात के सन्नाटे को डरावनी चीखों ने तोड़ डाला। कमरा एकदम से लरज गया। वो काला साया आज फिर उसके करीब था। अंधेरे में भी उसने उस काले साए को महसूस किया था। उसने उसकी आंखों को देखा था। ये उसका सपना नहीं, ये हकीकत थी। लेकिन सुनने वाले यही कहते कि वो डरावने सपने देखती है या फिर किसी प्रेत आत्मा का साया है उसके ऊपर। लेकिन ये तो ईशानी ही जानती थी कि जो कुछ भी वो देखती है अपनी आंखों से देखती है और सच देखती है। ना तो ये कोई सपना था और ना ही उसके ऊपर किसी आत्मा का साया था। वो काला साया और वो अजीब सी खुशबू उसे महसूस होती थी। उसके चीखने पर वो काला साया उससे दूर हटता चला गया और खुशबू भी एकदम से गायब हो जाती। इस वक्त भी उसके चीखने पर वो काला साया अंधेरे में दूर कहीं गुम होता चला गया था और ईशानी का कमजोर सा वजूद पसीने से भीगा हुआ बिस्तर पर कांप रहा था। वो अपने हाथ बार बार मुंह पर मारते हुए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। पापा! वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। आंखें डर से फैली हुई थीं। उसकी चीखों से पूरा घर दहल गया था। तो खुराना साहब तक उसकी आवाज़ कैसे न जाती। वो जो अपने कमरे में सो रहे थे उसकी चीखें सुनकर एकदम हड़बड़ाकर उठे और जल्दी से भागते हुए वो उसके कमरे में आए थे। उनके भी हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। ईशानी बेटा, क्या हुआ? सांस लो। हाँ हाँ, ऐसे रुको जरा। उन्होंने जल्दी से इन्हेलर उसके होंठों से लगा दिया। ईशानी के लरजते होंठ कांपे। कुछ पलों बाद उसकी सांसें बहाल हुईं, मगर डर की लर्जिश अभी भी बाकी थी। खुराना साहब ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और वो उसके सीने पर सिर रखकर अपने बाजुओं से उन्हें अपने पास लपेट चुकी थी कि कहीं वो काला साया उसे खींचते हुए दोबारा न ले जाए। जब वो गहरी नींद में थी तब उससे एक सपना आया था। सपने में उसने देखा कि वो उसे दूर ले जाता है, जंगल में जहाँ कोई नहीं होता, और फिर वो उसे एक अंधेरे गहरे कुएं में फेंक देता है। ईशानी की चीख तेज हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने वही काला साया मौजूद था। अपने सामने जागती आंखों से उसे देखकर वो और भी जोर जोर से चीखने लगी थी। उसके पापा ने माहौल को शांत करने के लिए ईशानी के सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। बेटा डरो मत, मैं हूं ना, यहाँ कोई नहीं है। ईशानी सिसकते हुए बोली, आवाज़ धीमी लेकिन काफ़ी डरी हुई थी। पापा, वो मुझे ले जाएगा। उसकी आंखें, वो मुझे देख रहा था। वो मेरा सपना नहीं, वो हकीकत है। गले से आवाज़ निकलना बंद हो चुकी थी। रो रोकर और चीख चीख कर उसका गला बैठ चुका था। खुराना साहब का दिल धड़क उठा, लेकिन उन्होंने सख्त शब्दों में कहा, बस अब बहुत हो गया। हम कल ही एक डॉक्टर के पास जाएंगे। ये सब वहम है बेटा, कोई काली परछाई नहीं होती। डॉक्टर ने कहा था कि उसे खुले माहौल में भेज दें, नए दोस्त बनाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ आकर भी ईशानी ने कोई नया दोस्त नहीं बनाया था। वो पहले भी अपने कमरे तक सीमित थी और आज भी अपने कमरे तक ही सीमित थी। कभी घर के दरवाजे के बाहर अकेले नहीं गई थी। कॉलेज छोड़ने भी उसके पापा जाते और लेने भी वही जाते थे। ईशानी ने उनके सीने से लिपटकर सिसकते हुए कहा, नहीं, वहम नहीं है पापा, वो मुझसे नफरत करता है। वो हर रात मेरे करीब आता है। आपको नज़र क्यों नहीं आता? खुराना साहब के होंठ सूख गए। वो अपनी बेटी के चेहरे पर छाए डर को देखकर कांप उठे, मगर गुस्से में बोले, चुप करो ईशानी, ऐसी बातें मत करो। ये सब बस तुम्हारा वहम है, समझी? सिर्फ तुम्हारा वहम। ईशानी ने आंसुओं के बीच सिर हिला दिया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत मौजूद थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख रही हो जो बाकी सबकी नज़रों में मौजूद ना हो। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी बेटी को कोई पागल समझेगा। उसकी चीखें सुन सुनकर मोहल्ले वाले यही समझते थे कि उनकी बेटी पर किसी का बुरा साया है। लेकिन ऐसी हालत ईशानी की सिर्फ महीने में एक दो बार ही होती थी। खुराना साहब ने उसके बाल सहलाते हुए खुद को और उसे तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उनके अंदर भी एक अनजाना सा डर जाग उठा था। आखिर कौन था जो रातों को उनकी बेटी को यूं डराता था? ईशानी के सोने के बाद उन्होंने उठकर बहुत बारीकी से कमरे का जायजा लिया। खिड़की भी अंदर से अभी तक बंद थी। इसका मतलब था कमरे में तो कोई भी नहीं आया था। थक कर वो वहीं ईशानी के बेड पर बैठ गए और उसके सिर को धीरे धीरे थपकने लगे। थोड़ी देर में ईशानी नींद की गहरी वादियों में उतर गई थी। सुबह की मध्यम रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। ईशानी अभी गहरी नींद में थी और खुराना साहब उसके सिरहाने बैठे चिंतित नज़रों से बेटी को देख रहे थे। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। भरा भरा खूबसूरत वजूद मुरझा कर रह गया था। अपनी उम्र से छोटी नज़र आने लगी थी। माँ के मरने के बाद वो 2 साल तक घर से बाहर नहीं निकली थी। खुद को घर की चारदीवारी में बंद करके रखा था।
बहुत मुश्किल से उन्होंने अपनी बेटी को इस हालत से निकाला था। दरवाज़ा धीरे से चरमराहट के साथ खुला तो काम करने वाली रानी अंदर झांकने लगी। अपने मालिक को यूं बैठा देखकर वो कुछ पल खामोश रही, मगर नाश्ते की मेज पर वो अपनी जबान को रोक न सकी। साहब जी, बुरा न माने तो एक बात बोलूं, वो धीरे से बोली, उनके बिल्कुल कानों के करीब, जैसे राज में कोई बात करना चाहती हो। मुझे तो लगता है कि मैडम जी किसी प्रेत आत्मा के बस में हो गई हैं। इसी डर से वो रातों को चीखने लगती हैं। खुराना साहब ने अखबार से नज़र उठाकर उसे बुरी तरह घूरा। ये सब बकवास है। नौकरानी फिर भी हिम्मत करके बोली, वरना अपने मालिक के गुस्से को वो बहुत अच्छे से जानती थी, जो अपनी बेटी के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते थे। मेरी नज़र में एक बाबा जी हैं, बड़े बड़े लोग भी उनके पास मैंने जाते हुए देखा है। जवान बेटी है आपकी, कल को आपने उसकी शादी भी करनी है। अगर सच में कोई प्रेत आत्मा हुई तो। खुराना साहब ने कुर्सी की बैक पर हाथ मारकर उसकी बात काट दी। बस रानी, ज़्यादा जबान मत चलाओ। ये सिर्फ अकल की कमी है कि किसी की बीमारी को प्रेत आत्मा का नाम दे दिया जाए। वो सिर्फ डिप्रेशन में है। अगर तुम मेरे सामने ऐसी बातें करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसीलिए आगे से मेरे सामने ये बातें मत करना, और ख़ास ख्याल रखना कि ईशानी के सामने तो ऐसा बिल्कुल भी कोई बात मत करना। उनके शब्दों में दर्द घुल गया तो रानी ने जल्दी से सर हाँ में हिला दिया। खुराना साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, अपनी माँ के जाने के बाद शायद मैं उसकी माँ की कमी को पूरा नहीं कर सका। इसी वजह से वो अकेलेपन का शिकार होकर डिप्रेशन में चली गई है, और इस डिप्रेशन की वजह से उसे वहम सताने लगे हैं और कुछ नहीं। रानी खुराना साहब की बात पर खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों में अब भी कुछ था, जैसे वो अभी भी चाहती हो कि बाबा जी के पास जाने से ईशानी ठीक हो सकती है। उसी पल ईशानी धीरे से सीढ़ियों से उतरती हुई नजर आई तो दोनों ने अपनी बात ख़त्म कर दी। आंखें लाल और चेहरे पर शर्मिंदगी थी। वो आकर अपने पापा के पास बैठ गई और धीमी आवाज़ में बोली, पापा, कल रात मैंने आपको फिर से परेशान कर दिया, माफ़ कर दें। खुराना साहब ने अखबार तह करके मेज़ पर रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, माफ़ी, ये शब्द दोबारा मत कहना ईशानी। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमसे हर चीज़ सुन सकता हूँ, लेकिन माफ़ी शब्द नहीं। बेटियाँ कभी अपने बाप को परेशान नहीं करती। उनकी आवाज़ भारी हो गई। ये जो साया है या जो ये ख्वाब है, जो भी है, हम इसका पता लगाएंगे। ईशानी की पलकें काँप उठीं तो बाप ने एक नज़र अपनी बेटी की तरफ देखा। वो उसे गलत नहीं कहना चाहते थे, उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं करना चाहते थे। पापा, अगर वो हकीकत हुआ तो? खुराना साहब ने अपनी आंखें छोटी करके उसके चेहरे को देखा। तो फिर हम इस हकीकत का पर्दा जरूर चाक करेंगे और उसे कानून से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। वो पल अजीब सा था। बाप की आंखों में खोज की उत्सुकता थी और बेटी की आंखों में डर की नमी। कमरे का माहौल बोझिल हो गया, जैसे दीवारें बिसर रही हों कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा राज बेनकाब होने वाला है। अगली सुबह ईशानी कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई, किताबें बैग में डाली और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर आई। खुराना साहब नाश्ते की मेज पर बैठे थे, मगर उनकी नज़रें बेटी के चेहरे पर जमी थीं। ईशानी, आज तुम्हें कॉलेज अकेले जाना होगा। उन्होंने बड़े ही आराम से ये बात कही थी, लेकिन उनके शब्दों में कुछ तो था कि ईशानी चौंकी और उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। अकेले? मैं? खुराना साहब ने अखबार मेज पर रखते हुए उसके करीब आकर कहा, हाँ, सिर्फ 10 मिनट का फासला है बेटा, तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। मैं चाहता हूँ तुम खुद को मजबूत दिखाओ, अपने साए के डर से बाहर आओ। उन्होंने ऐसे जाहिर किया जैसे कोई बड़ी बात ना हो। जानते थे कि उनकी बेटी को ये सब पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे मजबूत बनाना चाहते थे। ईशानी ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। जी पापा, कहते हुए वो घर से निकली तो हल्की धूप सड़क पर बिखर रही थी। शुरू में बाजार का शोर और लोगों की चहल पहल ने उसके दिल को संभाल लिया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ी रास्ता सुनसान होता गया। दिल में एक अनजाना सा डर पनपने लगा। क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? वो अचानक ही तेज तेज चलने लगी। उसकी सांसें तेज होने लगीं, दिल दहलने लगा, लेकिन कदम नहीं रुके। वो 2 बार गिरते गिरते भी बची। दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा। पूरा यूनिफॉर्म पसीने से भीग चुका था। उसने बैग को मजबूती से थामा हुआ था कि तभी एक इंसान, लंबा कद, चेहरे पर काला मास्क, धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब से गुजरा। ईशानी के कदम पल भर को पत्थर हो गए। उस इंसान के गुजरने के बाद एक जानी पहचानी खुशबू उसके वजूद को छूकर गुजरी थी। वही खुशबू जिसे वो बरसों से पहचानती हो,
मगर जुबान खोलने से पहले ही वो इंसान आगे बढ़ गया और फिर आगे जाकर एक मोड़ पर गुम हो गया। अगर उसे धक्का न लगता तो शायद वो वहीं खड़ी रह जाती। ईशानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ती रही और फिर कॉलेज के पास आकर उसने सुकून का सांस लिया और कॉलेज के गेट के अंदर दाखिल हुई, जैसे किसी बहुत ही सुरक्षित जगह पर पहुंच गई हो। क्लासरूम में उसकी सबसे प्यारी सहेली सुरभि हंसती मुस्कुराती उसके पास आई। क्या हुआ ईशानी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ईशानी ने धीमी आवाज में उसे सब कुछ बता दिया। सिर्फ वही उसकी अच्छी सहेली थी। दुनिया की चालाकियों में वो इतनी चालाक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ईशानी से थोड़ा बेहतर थी। सुरभि ने हैरानी से आंखें फैलाईं और फिर राज भरे अंदाज में बोली, ईशानी, तुम्हें अपने पापा पर बोझ डालने की बजाय ये मामला खुद हैंडल करना चाहिए। पुलिस थाने जाओ, थोड़ी सी रिश्वत दो, देखना रिपोर्ट जरूर दर्ज हो जाएगी। ईशानी ने सादा दिल से उसकी बात पर सर हिलाया। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये शहर है ईशानी, यहाँ सब चलता है। लेकिन तुम कुछ पैसे दे देना। कई बार पर्चा काटने वाले कुछ पैसे ले लेते हैं रिश्वत के तौर पर। ईशानी की मासूम सी आंखों में पहली बार एक झलक की उम्मीद जागी। वो दिल ही दिल में तय कर चुकी थी कि कल वो ये कदम जरूर उठाएगी, लेकिन उसे खबर नहीं थी जो इंसान मास्क के पीछे छुपा था वो सिर्फ गुजरने वाला कल नहीं था, वो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। और अब खेल बस शुरू हुआ था। पुलिस थाने की दरो दीवार पर बोझिल सी खामोशी छाई हुई थी। बाहर खड़े हवलदार के तंज भरे शब्द अभी तक ईशानी के कानों में बुरी तरह से गूंज रहे थे। शरीफ घर की लड़कियां न जाने कहां से पुलिस स्टेशन आ जाती हैं, किसी ने ताना कसा था। शक्ल से तो शरीफ घराने की लगती हैं, लेकिन अगर सच में शरीफ घराने की होती तो यहाँ नहीं आती। एक दूसरा ताना उसके कानों में पड़ा। वो अपने दुपट्टे को बार बार सही कर रही थी। हथेलियों पर पसीना उतरने लगा था। दिल की धड़कन बेकाबू थी, जैसे हर पल उसका दम घुटने वाला हो। खूबसूरती और मासूमियत कमाल है। कभी ऐसा खूबसूरत नज़ारा तुमने पुलिस स्टेशन में देखा? इस बात पर उसकी आंखों में आंसू भरने लगे, लेकिन हिम्मत करके वो अंदर चली गई। वो कुर्सी पर बैठे अपने नाखून चबाती रही। पुलिस कांस्टेबल उसे अजनबी और खौफनाक नज़रों से देखता रहा। क्या है ये सब लोग जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है? ईशानी ने सोचा। मैडम जी, आपका जो भी प्रॉब्लम है यहाँ बताकर जा सकती हैं, और बेहतर होगा अगली बार अपने साथ अपने भाई या फिर अपने बाप को लाएं, या घर में कोई नहीं है। वो ऊपर से नीचे तक उसे गौर से देखते हुए मशवरा देने लगा। तो ईशानी ने धीरे से कहा, मुझे पहले एसएचओ से मिलना है, मैं उन्हें ही अपनी परेशानी बताऊंगी। जिस पर सामने वाला हंसकर बोला, मालिक हर किसी से नहीं मिलते, उन्हें हमसे मिलने, हमारे प्रॉब्लम सुनने के लिए ही तो तैनात किया गया है। फिर वो मुझसे क्यों नहीं मिल सकते? मुझे उनसे मिलना है। वो वहीं इंतजार में बैठी रही। कांस्टेबल उसे इंतजार में बिठाकर अंदर चला गया। 1 घंटा जैसे सदियों पर भारी हो गया था। फिर अचानक ही कांस्टेबल आकर बोला, मैडम जी अंदर चली जाइए, साहब आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। ईशानी ने गहरी सांस ली, लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर का दरवाज़ा धकेला। कमरे में हल्का अंधेरा था। मेज पर बिखरी हुई फाइलें और दीवार पर लगा पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। सामने कुर्सी पर बैठा एक नौजवान, गेहुआ रंग, तीखे नए नक्श और आंखों में अजीब सा गुरूर। सफ़ेद शर्ट के बटन खुले थे, जैसे वो सख्त गर्मी के बावजूद खुद को कॉन्फिडेंस में दिखाना चाहता हो। उसकी निगाह पहली बार ईशानी पर पड़ी तो वो पल भर को दोनों ही खामोश हो गए थे। फिर सामने बैठे उस नौजवान ने गहरी आवाज़ में कहा, जी बताइए आप किस लिए आई हैं? ईशानी ने अपनी आंखें झुका लीं, गला सूख गया था। मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। नौजवान ने कुर्सी पर सीधा होकर अपना पेन उठाया। नाम? ईशानी खुराना। अब बात बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? जबकि ईशानी डर से कांपते हुए इधर उधर देख रही थी और शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। उसकी हरकत देखकर सामने बैठे नौजवान को गुस्सा आ गया। उसके शब्दों में सख्ती आई। क्यों अपना वक्त खराब कर रही हो? जिस मकसद के लिए आई हो सीधा सीधा बताओ। ईशानी जैसी लड़कियां पिकनिक पॉइंट समझकर यहाँ थाने में आ जाती हैं, ये उस पुलिस वाले का मानना था। ईशानी ने हिचकिचाते हुए अपने दुपट्टे को कसकर अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया और फिर धीरे से कहा, कोई मेरा पीछा करता है। नौजवान, जिसके नाम की तख्ती पर कुणाल राय लिखा हुआ था, उसने पल भर को पेन रोककर उसकी आंखों में देखा। वो आंखें अजीब अंदाज में उसकी घबराहट को पढ़ रही थीं। ये इंसान कौन है, कहाँ रहता है, इसका नाम कोई निशानी? कुणाल राय ने और गहराई से देखते हुए सवाल किया।
ईशानी की पलकें कांप गईं। मुझे नहीं मालूम, वो बस मास्क पहनता है और उसकी खुशबू। वो डर डर कर रुक रुक कर हकलाते हुए बोल रही थी। अपनी बात कहकर वो खामोश हो गई, जबकि कुणाल ने फाइल बंद कर दी। मैडम जी, पुलिस के रिकॉर्ड में खुशबू दर्ज नहीं होती। अगर आपको मालूम ही नहीं कि वो कौन है, कहाँ रहता है, तो हम क्या लिखेंगे? ईशानी का दिल टूटने लगा। लेकिन सर, वो बाकी मेरा पीछा करता है। कल रास्ते में मेरे करीब से गुजरा था, मैं झूठ नहीं बोल रही। कुणाल कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर बैठ गया। उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए रहस्यमय अंदाज में बोला, झूठ या सच का फैसला मैं नहीं, सबूत करेंगे। लेकिन सोचने की बात है मैडम जी, आपको उस इंसान की आंखें याद नहीं, आवाज़ याद नहीं, मगर खुशबू याद है। अजीब बात है। ईशानी के अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। क्या ये पुलिस अफसर भी मुझ पर शक कर रहा था, या फिर इसे कुछ मालूम है? उसने हिम्मत करके कहा, शायद वो खुशबू मुझे पहले भी किसी जगह महसूस हुई थी, लेकिन कहाँ मुझे याद नहीं। कुणाल की आंखों में पल भर को चमक लहराई, फिर आगे झुकते हुए उसके शब्दों में एक शक्ति आई। ईशानी, दुनिया में इत्तेफाक कम होते हैं। खुशबू, आवाज़ या आंखें, ये सब कभी ना कभी पर्दा उठा ही देते हैं। आप गौर करें, ये खुशबू आपने पहले कहाँ महसूस की थी, और उसके बाद मेरे पास आइएगा। ईशानी ने नजरें झुका लीं। कमरे का बोझिल माहौल उसे निगलने लगा। अचानक दरवाज़ा खुला और एक हवलदार अंदर दाखिल हुआ। साहब, बाहर कुछ कागजात पर आपके दस्तखत चाहिए। कुणाल ने ईशानी को देखकर कहा, आप जा सकती हैं। वो बहुत बिजी इंसान था और शायद उसकी बातों पर यकीन करने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं था। दिल में उसने सोचा कि अगली बार वो सबूत के साथ आएगी। आप जा सकती हैं, लेकिन याद रखें, जब तक आपके पास सबूत न हो, आपकी फाइल एक शब्द भी आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, मुझे मालूम है कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस वाले कुछ ऊपर का खर्चा पानी लेते हैं। मैं पैसे लेकर आई हूँ। उसने अपने बैग से 100 के नोट निकालने शुरू कर दिए और टेबल पर रखने लगी। ऐसे रख रही थी जैसे कोई रद्दी हो। नोट मरोड़े हुए थे, जिनकी वजह से हर नोट की शक्ल बिगड़ी हुई थी। वो पैसे देखकर कुणाल की आंखें सख्त हो गईं। क्या तुम मजाक कर रही हो? जानती भी हो किसी को रिश्वत दे रही हो तुम। इस रिश्वत के जुर्म में तुम्हें अंदर भी कर सकता हूँ। मुझे तो मेरी दोस्त ने कहा था कि ऐसे ही रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। जिस दिन सबूत लेकर आओगी उस दिन रिपोर्ट दर्ज कर लूँगा। अभी अपनी ये रद्दी उठाओ और यहाँ से चलती बनो। ईशानी ने सर हिलाया। दिल में नाउम्मीदी और डर का तूफान लिए वो कमरे से बाहर निकल आई। बाहर निकलकर उसे लगा जैसे पुलिस स्टेशन की दीवारें भी उसका मजाक उड़ा रही हों। हर पुलिस वाले की निगाह उसे छेद रही थी। वो तेज कदमों से गेट की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही गेट पार करने लगी उसकी सांसें रुक गईं। हवा का एक तेज झोंका गुजरा और फिर वही खुशबू, वही जानी पहचानी खुशबू उसके करीब से गुजरी। वो पल भर को पत्थर की मूर्त बन गई। आंखें अचानक ही आसपास देखने लगी, मगर वहाँ कोई नहीं था। ईशानी का दिल गले में अटक गया। क्या वो यहाँ भी है? क्या वो पुलिस स्टेशन तक मेरा पीछा करता आया? सोच कर ही उसका दम घुटने लगा। वो तेजी से रिक्शे की तरफ भागी। दुपट्टा मजबूती से अपने चारों तरफ लपेटते हुए उसने रिक्शे वाले को घर का पता बताया और बैठ गई। रिक्शे के शोर में भी उसकी सांसें काबू में नहीं आ सकीं। दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, वो खुशबू किसकी है, क्यों हर जगह मेरा पीछा करती है। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा धकेला तो खुराना साहब कुर्सी पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। चक्कर काट काट कर उनका बीपी लो होने की कगार पर था। सारे कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। चौकीदार ने कहा था कि आपकी बेटी तो पहले ही जा चुकी है, लेकिन ईशानी तो अब तक घर नहीं पहुंची थी और उनका दिल बैठा जा रहा था। वो जैसे तैसे घर वापस आए थे। उन्हें लगा कि शायद ईशानी घर पहुंच चुकी होगी, लेकिन ईशानी घर पर नहीं थी और अब तो उनका दिल और भी बैठने लगा था। सामने ईशानी को देखकर उन्होंने सुकून की सांस ली, मगर उसके चेहरे का पीलापन भी देख लिया। वो फौरन आगे बढ़े, उसे कंधों से थाम कर बोले, जानती भी हो मेरी क्या हालत हो चुकी है ईशानी, कहाँ थी तुम? ईशानी के होंठ कांपे, मगर उसने हिम्मत जुटाई। पापा, मैं थाने गई थी। वो खुद को डांट सुनने के लिए भी तैयार कर चुकी थी। बाप से छुपकर थाने जाना शायद बहुत बुरा समझा जाता था। उसकी बात पर खुराना साहब बुरी तरह चौंक उठे। क्या तुम अकेली? ईशानी ने आंखें झुका लीं। मैं चाहती थी कि जो मेरा पीछा करता है उसकी शिकायत कर दूं। खुराना साहब ने मुट्ठियां भींच लीं। उनकी आंखों में गुस्से और डर का भाव उतर आया। कौन है आखिर वो? आखिर कौन है जो मेरी बेटी के पीछे साया बनकर पड़ा है? ईशानी खामोश रही। सिर्फ एक शब्द उसके होंठों पर लरज रहा था।
उसने अपने पापा को आज का सारा हादसा भी बता दिया, जिस पर वो उसे डांटने की बजाय बोले, बगैर सबूत के सब तुम्हें सिर्फ पागल ठहराएंगे। खुराना साहब ने उलझी निगाहों से उसे देखा। वैसे ईशानी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो जो खुशबू तुम महसूस करती हो, ये कैसी खुशबू है? ईशानी की पलकें लरजीं, लेकिन जवाब उसके पास नहीं था। वो अपने पापा को जवाब दिए बिना थके थके कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन उसके दिल की बेचैनी उसे और बेचैन कर रही थी। अगर उसे खुद के सवालों का जवाब मिल जाता तो ये बेचैनी खत्म हो जाती। उसके पापा उसे जाते हुए देखते रहे। क्या उनका अतीत आज भी उनका पीछा कर रहा है? क्या उनके अतीत की सज़ा उनकी बेटी को झेलनी पड़ेगी? ये कुछ बातें थीं जो खुराना साहब के दिमाग में घूमने लगीं, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपना सर झटक दिया। शाम का वक्त था, आसमान पर सूरज ढल रहा था और हल्का सा अंधेरा हर तरफ पसर रहा था। ईशानी अपने कमरे में किताब खोलकर बैठी थी, मगर उसका दिमाग कहीं और भटक रहा था। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। घर में नौकर चाकर का दौर नहीं था, वो खुद ही सारे काम करते थे। सिर्फ खाना पकाने वाली रानी थी जो आती थी। खाना पकाने के साथ साथ उनका दिमाग भी पकाकर चली जाती। खुराना साहब ने अखबार तय करते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने एक डैशिंग सा नौजवान खड़ा था, जिसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। चेहरे से शरीफ और अच्छे ख़ानदान का लग रहा था। हेलो, मेरा नाम कुणाल राय है। खुराना साहब ने सर से पांव तक उसका जायजा लिया। जी बेटा, अंदर आइए। कुणाल अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। कुर्सी पर बैठते ही उसने कहा, सर, आपसे मिलने की ख्वाहिश बरसों पुरानी है। कभी सोचा नहीं था कि अचानक यूँ मौका मिल जाएगा। कुणाल राय को यकीन नहीं आया था कि वो डरपोक सी लड़की इतने बड़े पत्रकार की बेटी हो सकती है, जिसका बाप सच बोलने से नहीं डरा और वो एक काले साए से डर गई थी। खुराना साहब ने चौंक कर पूछा, मुझसे मिलने की ख्वाहिश? बरसों हो चुके थे उन्हें मीडिया की दुनिया से दूर हुए। अब तो लोगों ने पहचानना भी छोड़ दिया था। फिर भी भीड़ में कोई इंसान उनके घर तक उन्हें पहचानते हुए आ गया था। कुणाल ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, आप अतीत के उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने सच की कीमत चुकाई, मगर अपना कलम नहीं बेचा। हम जैसे नए लोग आपको अपना रोल मॉडल समझते हैं। खुराना साहब की आंखों में एक पल को धुंध छा गई। उन्होंने गहरी सांस ली। वो वक्त और था बेटा, अब तो मैंने सब छोड़ दिया है। कुणाल ने झुककर कहा, लेकिन सर, आपका अतीत अभी भी जिंदा है। हमने पढ़ा है कि आपने कितने बड़े माफियाओं के पर्दे चाक किए, कितने लोगों को बेनकाब किया। अतीत के सारे पल उनकी आंखों के सामने एक एक करके गुजरने लगे। हर राजनेता, हर माफिया किंग उनसे डरता था कि कहीं वो उसकी खबर न छाप दें। खुराना साहब की आंखों में बिजली सी चमक उठी, मगर वो बर्दाश्त से बोले, हर सच की कीमत होती है कुणाल, और मैंने वो कीमत अपनी बीवी की ज़िंदगी से चुकाई है। उसके आखिरी पल का वादा है कि अब सब छोड़ दूं, सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीऊं। कमरे में खामोशी छा गई। पंखे की आवाज़ ही शोर कर रही थी जो उनके दर्द को छुपा रही थी। कुणाल ने अपनी जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। ये कल आपकी बेटी ईशानी थाने में छोड़ आई थी। आपकी बेटी का आइडेंटिटी कार्ड, इसी को वापस करने आया हूँ। खुराना साहब ने वो कार्ड उठाया। उनकी आंखें भीग गईं। ये लड़की मेरे दिल का टुकड़ा है, दुनिया से बेखबर, बिल्कुल मासूम। कुणाल ने गौर से खुराना साहब का चेहरा देखा, फिर धीरे से कहा, सर, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? कहो बेटा। मुझे यकीन नहीं होता कि वो आपकी बेटी है। खुराना साहब ने चौंक कर उसे देखा और फिर हंसने लगे। अगर ईशानी सुन लेती तो ज़रूर बुरा मान जाती। फिर खुराना साहब ने नज़रें झुका लीं। कुणाल धीमी आवाज़ में बोला, वो तो बड़ी ही डरपोक सी लगी, छोटी छोटी बातों पर कांपने वाली। और आप तो वो हैं जिन्होंने बड़े बड़े दरिंदों को बेनकाब किया। खुराना साहब की नज़रें सख्त हो गईं। बेटी हमेशा बाप जैसी नहीं होती कुणाल। मैंने उसे दुनिया की भीड़ से दूर रखा है, मगर शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। खुराना साहब के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। शायद सर, आपके अतीत का कोई साया अब भी आपका पीछा कर रहा है। खुराना साहब का ये सुनकर दिल कांप गया। वो चौंक कर कुणाल की आंखों में देखने लगे। तुम ये बात क्यों कह रहे हो? ये बात कहते हुए कुणाल के चेहरे पर लापरवाही थी, मगर उसकी आंखों की चमक साफ बता रही थी कि वो कुछ तो जानता है। सर, आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है मैंने। जिन लोगों को आपने बेनकाब किया, उनके वारिस, उनके साथी अभी भी जिंदा हैं। वक्त के साथ वे रूप बदल लेते हैं। खुराना साहब ने मुट्ठियाँ भींच लीं।
उनकी आवाज़ भारी हो गई। अगर मेरा अतीत अब मेरी बेटी तक पहुंचा तो मैं उन लोगों को माफ़ नहीं करूंगा। कुणाल धीरे से उठा, अपना कोट संभाला और दरवाजे तक पहुंचकर रुका, फिर पलटकर बोला, सर, अगर आपको लगे कि ये साया कहीं आपके बहुत करीब है तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। शायद किस्मत ने मुझे इसी दिन के लिए आपके दरवाजे पर भेजा है। कुणाल अपनी नई सोच और उन्हें नई फिक्र दे गया था। अतीत के वो सारे केस छोड़े, उन्हें एक लंबा समय बीत चुका था। खुराना साहब खामोश रहे। उनके दिल में अनजानी बेचैनी उतर आई थी। कुणाल के जाने के बाद वो लंबे समय तक उस कार्ड को देखते रहे और सोचते रहे, क्या सच में अतीत का साया अब उनके प्रेजेंट पर फैल चुका है। शाम को तैयार रहना, हम बाहर घूमने चलेंगे। दोपहर के खाने पर खुराना साहब ने ईशानी की तरफ देखते हुए कहा था। ईशानी के हाथ खाने पर रुक गए। बाहर? लेकिन क्यों पापा? बाहर के नाम पर उसके हाथ कांपने लगे थे। नैपकिन छोड़कर प्लेट में गिर गया। उसका ये डर खुराना साहब ने अच्छे से महसूस किया था, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। अरे भाई, कितने दिन हो गए हैं, हम दोनों बाप बेटी बाहर घूमने नहीं गए। शाम को बाहर चलेंगे, बाहर ही खाना खाएंगे और फिर खाने के बाद आइसक्रीम भी खाएंगे। वो उसे बहलाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर खुशी आई थी, लेकिन अगले ही पल वो खुशी गायब हो गई और डर ने उसकी जगह ले ली। नहीं पापा, मैंने नहीं जाना। आप आइसक्रीम घर पर ही ले आना। ठीक है, अगर तुमने नहीं जाना तो मैं तुम्हें आइसक्रीम ला कर दे दूंगा। मैं अकेले ही वहाँ आइसक्रीम पार्लर में बैठकर आइसक्रीम खा लूँगा। क्या हुआ जो थोड़ा सा बोर हो जाऊँगा? क्या हुआ जो तुम्हें थोड़ा सा मिस करूँगा? कि काश मेरी बेटी भी मेरे साथ होती। वो चेहरे पर उदासी लाकर बोले थे। ईशानी को अपने पापा की उदासी कहाँ पसंद थी। नहीं नहीं पापा, आप अकेले मत जाना, मैं चलूँगी आपके साथ। और खुराना साहब तो खुश हो गए थे उसके हाँ कहने पर। वो यही तो चाहते थे, उसे बाहर की दुनिया में एडजस्ट करना। खाना खाकर वो काम के सिलसिले में बाहर चले गए थे, जबकि ईशानी बेचैनी की हालत में अपने कमरे में चली आई थी। उसकी ज़िंदगी घर से कॉलेज, कॉलेज से घर और फिर बाकी दिन हॉल से कमरे और कमरे से हॉल तक सीमित रहती थी। शाम को वो लोग आइसक्रीम खाने के लिए निकल पड़े। खुराना साहब ने उसे ऐसे बातों में उलझाया कि वो कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गई और उसकी आंखों में चमक सी उभरने लगी। खुराना साहब ने अपने पुराने दोस्त को देखकर इतनी शिद्दत से बातचीत शुरू की जैसे वर्षों का बोझ एक ही मिनट में हल्का कर देना चाहते हों। वो अपने ख़ास अंदाज में कह कहे लगाए जा रहे थे, अतीत के किस्से सुनाते जा रहे थे। ईशानी ने बेदिल होकर अपनी आइसक्रीम का चम्मच उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो इस भीड़ में भी अकेली हो। उसे अकेले खाना खाने या फिर कुछ भी काम करने में मौत पड़ती थी, और अब वो यहाँ आइसक्रीम खाने के मज़े लेने की बजाय बार बार उनकी तरफ ही देख रही थी कि कब उसके पापा फ्री होंगे। छोटी सी टेबल पर ईशानी के हाथ कांप रहे थे, मगर वो खुद को शांत करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। कांच जैसी आंखें चम्मच के साथ खेल रही थीं कि अचानक ही सामने टेबल पर बैठे एक जाने माने वजूद ने अपनी कुर्सी सरकाई। कुणाल, कुणाल रॉय। उसने टेबल पर उंगली से हल्की सी दस्तक दी। टिक टिक। जब से कुणाल को मालूम हुआ था कि ये लड़की खुराना साहब की बेटी है, तब से वो काफ़ी हैरान हुआ था और उसकी जात में दिलचस्पी भी लेने लगा था। आजकल के दौर में इतनी डरपोक लड़की मिलना काफ़ी अजीब था। उसकी आंखों की बेचैनी, उसके चेहरे पर फैला डर कुणाल को उसकी तरफ खींचने लगा था। उस दिन जब वो थाने से निकल कर आई थी, वो काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचता रहा था, और जब उसका आइडेंटिटी कार्ड उसने देखा तो उसे उठाकर पता चला कि वो तो मशहूर पत्रकार खुराना साहब की बेटी थी। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई थी। मुलाकात करनी पड़ेगी तुमसे, वो अपने होंठों ही होंठों में बोला था, और फिर अगले ही दिन वो कार्ड लेकर खुराना साहब के घर पहुंच चुका था। और आज फिर उससे मुलाकात हो गई थी उसकी। ईशानी ने चौंक कर नज़र उठाई। पहली नज़र में डर की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई, और अगले ही पल उसने तेजी से अपनी नज़रें झुका लीं और अपने दुपट्टे के पल्लू को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया, जैसे यही एक उसका सहारा हो। कुणाल की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मिस ईशानी, क्या आपको दोबारा वो साया दिखाई दिया? ईशानी के होंठ सूख गए। वो धीरे से बोली, वो हर रोज़ मेरे साथ नहीं होता, लेकिन जब भी होता है तो मुझे दहशत से देखता है, जैसे मुझे खा जाएगा। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। कुणाल ने अपनी कुर्सी थोड़ा सा उसके करीब खिसकाई। उसकी आवाज़ में नमी थी, मगर शब्दों में बहिसख्ती, जिसे ईशानी समझ नहीं पाती थी। आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है मिस ईशानी। ये सब दिमाग के खेल भी हो सकते हैं, आप इलाज से ठीक हो सकती हैं।
वो भी आम लोगों की तरह उसे पागल समझ रहा था। उसकी बात सुनकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय उसे मशवरे दे रहा था। ये शब्द ईशानी को तलवार की तरह लगे। वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी, आंखों में नमी उतर गई और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो आप भी मुझे पागल समझते हैं ना? आपने रिपोर्ट नहीं काटनी तो मत काटिए, लेकिन मेरी जांच के बारे में राय देने का कोई हक नहीं आपको। कुणाल पल भर के लिए खामोश हुआ। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन ईशानी पहले ही अपनी आइसक्रीम वही मेज पर वैसे ही रखी छोड़कर बाहर की ओर भागी थी। उसके कदम तेज और बेकाबू थे। खुराना साहब ने उसे बाहर निकलते देखा तो हैरत से अपने दोस्त को बाय कहा और उसके पीछे दौड़ पड़े। ईशानी, ईशानी बेटा, ये क्या हरकत है? लेकिन वो उनसे भी नाराज हो चुकी थी। अगर आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं होता तो इस भीड़ में लाने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन वो भूल चुकी थी कि वो तो सिर्फ उसे ही वक्त देते हैं, अपने सारे शौक, अपने सारे दोस्तों को भूल चुके हैं। ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भरी भीड़ में खड़ी थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ अंधेरा हो। पापा, अगर आपको अपने दोस्तों से बातें करनी होती हैं तो मेरे साथ बाहर मत आया करें। आप जानते हैं ना, मुझे अकेले बैठने से डर लगता है। खुराना साहब के दिल पर ये शब्द बोझ बनकर गिरे। वो जानते थे उनकी बेटी नाजुक है, उसकी हिम्मत कमज़ोर है, मगर अब वो ये भी समझ गए थे कि ईशानी के डर की जड़ें कहीं ज़्यादा गहरी हैं। पीछे शीशे की दीवार के पार से कुणाल राय अभी भी उन्हें ही देख रहा था। उसकी आंखों में वही उत्सुकता, वही बेचैनी झलक रही थी, जैसे ईशानी की हर हरकत उसके लिए कोई गहरा राज हो। ईशानी का डर, उसके सपने और उसके वजूद के आसपास लिपटा हुआ वो एक रहस्यमय साया कुणाल के लिए अब सिर्फ एक केस नहीं रहा था, ये एक पहेली बन चुका था जिसे वो हल किए बगैर चैन से नहीं बैठ सकता था। और ईशानी को खबर भी नहीं थी कि जिसे वो पागल समझ रही है वो हकीकत में उसके अतीत और दूर कहीं खड़े उस साए को महसूस कर चुका था। वही आंखें, वही खुशबू, जैसे वो जानता हो कि ईशानी ने आज भी किसी पर एतबार नहीं किया। शाम के वक्त नौकरानी खाने की मेज पर एक एक बर्तन सजा रही थी। खुशबुओं से पूरा घर महक रहा था। 2 लोगों के लिए घर में इतना सब कुछ कभी भी नहीं बनता था। फिर ईशानी की वजह से यहाँ किसी का आना जाना भी नहीं था। ईशानी कमरे से निकलकर हैरानी से देखने लगी। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा तो रानी भी उसकी तरफ देखने लगी। आंटी, इतने सारे खाने का इंतजाम आखिर किसके लिए किया जा रहा है? रानी के होठों पर एक अर्थपूर्ण सी मुस्कुराहट उभर आई। बात ऐसी थी जैसे कोई गहरी बात हो। खास मेहमान पर काफ़ी जोर देते हुए बोली, अरे मैडम जी, मुझे क्या मालूम, साहब ने कहा था आज एक ख़ास मेहमान आ रहे हैं, कहा था खाने का बेहतरीन इंतजाम कर दूं, रात को शायद यहीं रुकें। ईशानी के माथे पर बल पड़ गए। वो कुछ और न कह सकी। दिल में अजीब सा डर जागा, लेकिन नज़रअंदाज करते हुए सीधे अपने पापा के कमरे में पहुंची। ईशानी बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। अपनी खूबसूरत मासूम सी बेटी को देखकर वो सारे काम छोड़ चुके थे और उसी की तरफ देखने लगे। पापा, ये सब क्या हो रहा है? रानी कह रही है कि कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं। आखिर कौन है वो? खुराना साहब ने मुस्कुराते हुए उसे प्यार से देखा। बेटा, इतनी सी बात पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुणाल रॉय को बुलाया है। वो बहुत अच्छा लड़का है। कुछ केस डिस्कस करने हैं, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो नहीं चाहते थे कि ईशानी को इस बारे में बताएं। अतीत में जो कुछ भी हुआ था वो उसके लिए भारी था। वो कमज़ोर दिल की थी। हाँ, ये बात वो सिर्फ कुणाल से ही करना चाहते थे। असल बात उन्होंने छुपा ली थी, क्योंकि जानते थे ईशानी छोटी छोटी बातों पर भी टेंशन ले जाती है। रात ढले दरवाजे की घंटी बजी। रानी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही कुणाल रॉय खड़ा था। हाथ में एक ताज़ा तोड़ा हुआ फूल था। फूल की पंखुड़ियों से अजीब सी खुशबू उठ रही थी, खुशबू जो आम नहीं थी। ईशानी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक उस खुशबू के स्पर्श ने उसके वजूद को जकड़ लिया। उसका रंग सफ़ेद हो गया, हाथ कांपने लगे। ईशानी ने डरी हुई निगाहों से कुणाल की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों को याद करते हुए वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। यही है वो खुशबू पापा, यही है वही साया। पूरे कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। खुराना साहब घबराकर बेटी के करीब पहुंचे और उसे संभाला। कुणाल के चेहरे पर भी हल्की सी उलझन उभर आई। पहली बार उनके घर आया था। क्या सोच रहा होगा कि आते ही उसे ये सब तमाशा देखना पड़ा। खुराना साहब माफ़ी मांगने वाले अंदाज में बोले, बेटा बुरा मत मानना, कभी कभी ईशानी को ऐसे दौरे पड़ने लगते हैं। जबकि कुणाल बेचैन होते हुए थोड़ा आगे बढ़ा।
ईशानी, ये तो मैं अपने गार्डन से तोड़ कर लाया था, बस आपके लिए। अगर इससे आपको तकलीफ हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। खुराना साहब ने ईशानी को संभालते हुए रानी को इशारा कर दिया कि इसे कमरे में लेकर जाओ। ये अक्सर यूं ही घबरा जाती है। इसमें कुणाल बेटे का कोई कसूर नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। ईशानी को बड़ी मुश्किल से ऊपर ले जाया गया। उसकी सांसें अभी भी तेज हो रही थीं, जबकि नीचे बैठे कुणाल की आंखें ईशानी के पीछे तक जाती रहीं। कुछ ऐसा था उस लड़की में जो आम नहीं था, बहुत ख़ास था। कुणाल ने अपनी नज़रें झुकाईं और संजीदा अंदाज में बोला, अंकल, मैंने काफ़ी जांच पड़ताल की, सब सबूत जमा किए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कोई ऐसा इंसान नहीं जो ईशानी का पीछा कर रहा हो। जाहिर में सब कुछ ठीक है, मगर उसका डर बिल्कुल सच है, जैसे वो खुशबू आज महसूस करके डर गई थी। मुझे वाकई नहीं पता था कि ये फूल लाकर मैं विलन बन जाऊंगा। खुराना साहब ने गहरी सांस ली। चेहरे पर थकान और सोच की लकीरें उभर आईं। मैं खुद भी अब थकने लगा हूँ कुणाल बेटे। कभी लगता है ये वहम है, कभी लगता है कि कोई साया है जो अतीत से ही हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन मैं अपनी बेटी को इस कैद से निकालना चाहता हूँ, और मैं उसे इस कैद से निकाल कर ही दम लूँगा। कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर कुणाल ने नज़रें उठाकर उनकी आंखों में झांका। अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ईशानी से दोस्ती करने की कोशिश करना चाहूँगा। वो बहुत नाजुक है, मगर बहुत दिलचस्प भी। उसे नए लोगों से बातचीत की ज़रूरत है। खुराना साहब के होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आई। आज के हादसे को याद करते हुए वो हंस दिए, क्योंकि अब दोस्ती मुमकिन नहीं थी। दोस्ती? हाँ, मगर इतना आसान नहीं। वो तुम्हें फ़ौरन कबूल नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम वाकई चाहते हो तो कोशिश करके देख सकते हो। उनकी आवाज़ में खुला संदेश था, जैसे वो कुणाल को आजमा रहे हों, जैसे कह रहे हो, अगर तुम मेरी बेटी को दिल से इस बात के लिए राजी कर सकते हो तो शायद ये रिश्ता मुमकिन है। कुणाल ने सर हाँ में हिलाया, मगर उसकी आंखों में कुछ और भी था, उत्सुकता, कशिश और वो बातें जो अभी पर्दे में छुपी हुई थीं। उस दिन कुणाल को आए काफ़ी दिन गुजर गए थे। कुणाल का दिन एक बार फिर से ईशानी से मिलने के लिए चाहने लगा। पता नहीं क्यों उसका दिल उसकी तरफ खींचने लगा था और वो खुद को रोक न सका। उसने थाने में हवलदार को कुछ ज़रूरी बातें समझाईं और अपनी जेब से चाबी लेकर ईशानी के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक समोसे वाला दिखाई दिया तो उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। ईशानी सोफे पर बैठी किताब खोले हुए थी, मगर उसकी आंखें किताब पर नहीं। वो शब्द देखते देखते कहीं और ही खो गई थी, जैसे दिमाग में कोई उलझन चल रही हो। कमरे की खामोशी को हल्की सी आहट ने तोड़ा। वो चौंकी तो सामने कुणाल को खड़ा पाया। हाथ से किताब गिरते गिरते बची। अपने दुपट्टे को सही करते हुए वो खड़ी हुई। उसके हाथ में छोटा सा समोसा जो एक खाकी लिफाफे में लिपटा हुआ था। ईशानी की निगाह उस व्यक्ति और उस अजीब से तोहफे पर ठहर गई। कुणाल शरारत से मुस्कुराकर बोला, आपको पता है, आपको कुछ देना वाकई खतरे की घंटी बन जाता है। पिछली बार बाग से फूल लाया था, मुझे यूं लगा जैसे मैं अपनी ही कहानी का विलन बन गया हूँ। ईशानी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर वो फौरन नजरें झुकाकर शर्मिंदगी से किताब के किनारे को उंगलियों से मसलने लगी। कुणाल ने उसकी झिझक भांप कर नरम अंदाज में कहा, मैंने आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं कहा, बस सुना है खूबसूरत लड़कियों को कभी कभी तोहफे देते रहना चाहिए। सोच रहा था आपके लिए कोई ख़ास चीज़ लाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया आपके पास तो सब कुछ है, तो ये लीजिए, कितना अनोखा तोहफा लेकर आया हूँ। वो हंसते हुए समोसा उसकी तरफ बढ़ाने लगा तो वो भी हंसने लगी। पहली बार इतना अनोखा तोहफा मिला था उसे। कबूल कीजिए, बल्कि मेरे साथ चाय और समोसे का आनंद उठाइए। ईशानी हंसने से खुद को रोक न सकी, बल्कि उसकी हंसी में हल्की सी शर्म की लाली भी घुल गई। वो धीरे से बोली, आपका अंदाज वाकई अजीब है। क्या आप लड़कियों से हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं? वो कभी किसी लड़के से फ्री नहीं हुई थी, लेकिन कुणाल से पहली बार इतना बोल रही थी। कुणाल ने पलकें झुकाकर शौक अंदाज में कहा, नहीं, हरगिज नहीं। हर लड़की तो इतनी दिलचस्प नहीं होती ना, ये सिर्फ आपके साथ होता है। कुणाल की बातों ने ईशानी के दिल की धड़कनों को एकदम से तेज कर दिया था और वो खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों की चमक और गालों की लाली सब कुछ जाहिर कर रही थी। कुणाल थोड़ा सा उसके करीब आया। उसकी नज़र ईशानी की झुकी पलकों पर ठहर गई। अगर मेरी बातों से आपके गाल ऐसे लाल हो जाते हैं तो सोचिए, अगर मैं वहीं पर आपसे दिल की बात कह दूं तो क्या हाल होगा आपका? ईशानी ने घबराकर किताब बंद की और मुस्कुराते हुए बोली, आपको डर नहीं लगता? कुणाल ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, आपसे नहीं,
बल्कि डर तो ये है कि कहीं आप मुझे अपना आदी न बना लें। रानी दिलचस्पी से उन दोनों को देख रही थी। बिल्कुल चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे दोनों। चाय पेश करते हुए वो शरारत भरी मुस्कुराहट देकर जाना नहीं भूली थी। छोटी सी मेज पर चाय के कप रखे जा चुके थे। कुणाल ने समोसे का लिफाफा खोला और एक प्लेट में डालकर ईशानी की तरफ बढ़ाया। वो शर्माई हुई मुस्कुराहट के साथ प्लेट थाम चुकी थी। माहौल हल्का सा खुशनुमा हो गया था। चाय का पहला घूंट लेते हुए ईशानी ने हल्के तंजिया मगर शरारती अंदाज में कहा, आप पहली मुलाकात से बिल्कुल अलग हैं। उस दिन तो आपने मुझे यूं डांट दिया था जैसे मैं कोई छोटी सी गलती करने वाली बच्ची हूँ। कुणाल फौरन से हंस पड़ा। उसकी हंसी में शरारत की झलक थी। वो दिन कुछ और था। मुझे लगा था शायद आप नॉवल की कहानी में इतनी खो चुकी हैं कि हकीकत पर यकीन नहीं करेंगी, इसलिए डांटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। ईशानी ने आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, और अब आपको लगता है कि मैं हकीकत पर यकीन कर लूँगी? धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी, क्योंकि कुणाल की बातें ही इतनी दिलचस्प थीं। ऊपर से वो अपनी हरकतों से उसे हंसा देता था। कुणाल ने चाय की चुस्की लेते हुए निगाहें उस पर जमाई। अब लगता है आप खुद हकीकत से ज़्यादा खूबसूरत हैं। बस डर ये है कि आप भी कहीं ख्वाब ही न निकलें। ईशानी के गालों पर फिर से लाली दौड़ गई। उसने नजरें चाय के कप पर झुका लीं, मगर होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कुणाल आगे बोला, बस एक बात बताओ, आपके साथ ये चाय समोसे की शाम मुझे किसी बड़े केस से ज़्यादा कीमती लग रही है। और तुम्हें? ईशानी हंसते हुए बोली, आप इतने बड़े बड़े सेंटेंस हर वक्त कहाँ से ले आते हैं? कुणाल ने झट से जवाब दिया, ये कोई सोचे समझे सेंटेंस नहीं होते, ये तो आपकी मुस्कुराहट से खुद ब खुद बन जाते हैं। ईशानी जैसे अनायास ही दिल में उसकी बात को मान रही थी, मगर जुबान से इनकार करना चाहती थी। आज इतने दिनों के बाद वो खुलकर बात कर रही थी। उसका ध्यान उस काले साए की तरफ भी नहीं गया था। माहौल में एक पल के लिए खामोशी छा गई, मगर वो खामोशी ऐसी थी जिसमें दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे कई दिन गुजर गए। जब से कुणाल उससे मिलने लगा था, उसमें एक अच्छा खासा बदलाव आने लगा था। वो हंसने बोलने लगी थी, चेहरे पर चमक लौट आई थी, और खुराना साहब अच्छे से जानते थे कि इस इतने बड़े बदलाव के पीछे किसका हाथ है। उन्हें दिल से कुणाल पसंद था। अगर कुणाल उनकी बेटी को संभाल सकता है, उसे ज़िंदगी की तरफ लौटा सकता है, तो उन्हें उसे अपना दामाद बनाने में कोई कमी नज़र नहीं आती थी। उन्हें ईशानी के अंदर आया ये बदलाव एक नई ज़िंदगी दे रहा था, और वो बहुत खुश थे। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे और कुणाल ईशानी की मुलाकातें बढ़ने लगी थीं। वो ज़्यादातर ईशानी के घर पर ही उससे मिलता था, क्योंकि ईशानी अभी भी बाहर जाने से कतराती थी। लेकिन कभी कभी खुराना साहब से पूछकर और थोड़ी जिद करके वो उसे बाहर भी घुमा लाता। ईशानी के दिल में कुणाल की मोहब्बत जगह बना रही थी, और धीरे धीरे वो उस काले साए को भूलती जा रही थी। शाम का वक्त था। कुणाल के घर पर मौजूद ईशानी ने उसके कमरे में कदम रखा। इससे पहले वो कुणाल के घर तो आई थी, लेकिन उसके कमरे में आज पहली बार दाखिल हो रही थी। वो उसकी सालगिरह के लिए एक सरप्राइज़ तैयार कर रही थी। रंग बिरंगे गुब्बारे और छोटे छोटे दिए सजाकर कमरा रोशन कर रही थी। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वो बगैर इजाज़त घर पर आने को बुरा न मान जाए, मगर दोस्ती में इतना तो चलता है। तभी उसकी नज़र अचानक ही एक अलमारी के आधे खुले दरवाजे पर ठहर गई। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, ऊपर से नीचे तक भारी भारी फाइलों का बोझ झांक रहा था। दिल ने कहा कि किसी और की चीज़ देखना गलत बात है, लेकिन उसने खुद को समझाया, वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, उससे माफ़ी मांग लेना। उत्सुकता के हाथों मजबूर होकर उसने सबसे ऊपर वाली फाइल निकाल ली। पहली तस्वीर देखते ही उसके हाथ कांप गए। वही मुकदमे के कागजात, वही पुरानी तस्वीरें, वही रिपोर्ट्स, जिन्हें देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आगे बढ़ती गई और हर पन्ने के साथ एक नई कहानी, एक नया जख्म सामने आता गया। फिर उसे वही मास्क भी दिखाई दिया, वही खौफनाक मास्क जिसकी झलक उसे कई बार दिखाई दी थी। एक शीशी भी रखी थी, उसी अजनबी खुशबू की जिसने उसकी रूह को कांपने पर मजबूर कर दिया। ईशानी के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। उसके हाथ से फाइल के साथ साथ सब कुछ नीचे गिर गया, लेकिन अगले ही पल उसके दिल से सारा डर निकल गया। उसने खुद को मजबूत किया। क्यों वो इस इंसान के सामने रोए? उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही बात उभर रही थी, ये सब खेल था, ये सब बदला था। वो फाइल और शीशी हाथ में लिए नीचे आई और उसका इंतजार करने लगी।
जब कुणाल घर लौटा तो उसने देखा कि ईशानी सामने कुर्सी पर बैठी है, आंखों में एक तूफान लिए। अपने घर में उसे देखकर एक पल के लिए वो हैरान हुआ था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। वो आगे बढ़ा ही था कि तभी ईशानी सामने आ गई। ये सब क्या है? ईशानी ने फाइल उसके मुंह पर फेंकी थी और उसे गिरेबान से पकड़ लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर उसमें खंजरों जैसी धार थी। उसने मोहब्बत में चोट खाई थी, कैसे न गरजती, बगैर किसी कसूर के सजा भुगत रही थी। बोलते क्यों नहीं? झूठी मोहब्बत दिखाने का क्या फ़ायदा था? अगर इतने सच्चे थे तो सामने से वार करते, सामने से दुश्मनी निकालते। ये ड्रामा क्यों? कुणाल के होंठ कांपने लगे। ईशानी, तुम गलत समझ रही हो। गलत? ईशानी की आंखों से आंसू धार की तरह बहने लगे। मेरे पापा ने वो केस छोड़ा नहीं था। उन्होंने अपनी बीवी की जान भी गंवा दी थी। मैं खुद 2 दिन तक कैद रही थी, जिस्मानी तकलीफ सहती रही, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और उस दिन जब सब कुछ सामने आने वाला था, तुम्हारी बहन ने खुद बयान बदल लिया था। न सिर्फ बयान बदला, बल्कि दबाव में आकर उसने खुदकुशी भी कर ली। उसके बाद उस केस को खोलने का कोई मकसद नहीं रहा था। यही सच है, यही हकीकत है। उसकी सांसें तेज हो गईं। मुझे याद है, जिस दिन तुम्हारी बहन मरी थी, मेरे पापा को एक कॉल आया था, जिसमें कहा गया था कि वो अपनी बहन का बदला जरूर लेगा। यानी तुम्हें लगता था कि तुम्हारी बहन ने मेरे पापा की वजह से खुदकुशी की थी और इसीलिए तुम मेरे पीछे पड़ गए, मुझे डरा कर, दिमागी तकलीफ देकर मुझे पागल बना दिया, मेरी खुशियों को छीन लिया मुझसे। तो सुन लो कुणाल रॉय, तुम्हारी बहन ने खुदकुशी की थी। मेरे पापा का उसमें कोई हाथ नहीं था। कहते कहते वो जोर जोर से चीखने लगी। कुणाल का दिल ढह गया। जब से उसने ईशानी से दोस्ती की थी, वो उसके करीब रहा था। उसके दिल में मोहब्बत जगह बना चुकी थी। उसे याद आया, एक दिन जब वो ईशानी से मिलने आया था, घर पर न ईशानी थी न खुराना साहब। वो खुराना साहब के कमरे में गया और उनकी अलमारी से तलाश करते करते उसे अपनी बहन की केस की फाइल मिल गई। तब उसे सच्चाई पता चली थी। उसकी बहन की इज्जत को बर्बाद करके उसे मरने के लिए छोड़ने वाले जो दरिंदे थे, उनके दबाव में आकर ही उसकी बहन ने अपनी जान ली थी। उसे मालूम हुआ कि खुराना साहब तो ये केस आखिरी दम तक लड़ना चाहते थे और उसे जीतने की पूरी तैयारी भी थी, लेकिन उसकी बहन की मौत ने केस को बंद कर दिया। तब खुराना साहब ने भी फाइल बंद कर दी और कुणाल को लगा कि उन्होंने डर कर सच छिपाया था। उसे लगता रहा कि यही वजह थी जिससे उसकी बहन ने हिम्मत हार कर खुदकुशी कर ली थी। जब ये सच्चाई सामने आई तो उसने ईशानी को डराना छोड़ दिया था और उससे मोहब्बत करने लगा था। कुणाल ने आगे बढ़कर ईशानी के हाथ थामने चाहे, मगर वो चीख उठी, खबरदार, खबरदार, जो मेरे करीब आए, मेरे दिल से खेला, मोहब्बत का नाटक रचकर मुझे तोड़ दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं उस इंसान की बेटी हूँ जो तुम्हारी बहन का केस लड़ना चाहता था, जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वो मीडिया के सामने तुम्हारी बहन के हक में बोले। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। कमरा उसकी आवाज़ से गूंज रहा था। अचानक उसकी सांसें उलझने लगीं, उसका वजूद कांपने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो कुणाल की बाहों में गिर गई। ईशानी! कुणाल ने घबराकर उसे थाम लिया और तेजी से कार की तरफ भागा। उसका दिल डर चुका था, खुद को कोस रहा था। अस्पताल के कॉरिडोर में उसके होंठों पर बस एक ही बात निकल रही थी, भगवान के लिए इसे कुछ ना हो, मैं सब कुछ खो दूंगा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि ईशानी को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। दिमागी दबाव हद से बढ़ चुका था। कांपते हाथों से उसने खुराना साहब का नंबर मिलाया और ईशानी की हालत के बारे में बता दिया। खुराना साहब बुरी तरह डर गए थे। हिम्मत करते हुए कुणाल ने ईशानी की हालत का कारण भी बता दी और सारी सच्चाई फ़ोन पर कह सुनाई। खुराना साहब दम साध कर सब सुनते रहे। जब वो पहुंचे तो उनकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उन्होंने कुणाल को सख्त निगाहों से देखा और कहा, आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुमने मेरी बेटी को तोड़ दिया। तुमसे बढ़कर दुश्मनी कोई और नहीं कर सकता। खुराना साहब के ये शब्द कुणाल के लिए आखिरी फैसला थे। उन्होंने उस पर भरोसा किया, अपनी लाडली बेटी को उसके करीब किया और आज वो पूरी तरह हार गए। जिस पर उन्होंने इस पेशे में भरोसा किया था, वो सब उन्हें धोखा दे गए थे। वो वहीं खड़ा रह गया, सर झुकाए, होंठ काटते हुए, दिल में बोझ लिए जो अब कभी हल्का न होना था। अस्पताल के कमरे में ईशानी ने आंखें खोली। चेहरा बिल्कुल खामोश था, आंखों में एक आंसू तक नहीं। खुराना साहब ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा थोड़ा सा रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। ईशानी ने गर्दन हिला दी। नहीं पापा, जब मैं कमज़ोर पड़ी
जब मैं रोई तब सबने मेरा फ़ायदा उठाया, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ और बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं। खुराना साहब का दिल चीरने लगा था। उन्होंने उसे सहारा दिया, फिर उसे डिस्चार्ज करवा कर घर ले आए। हर पल उसका ख्याल रखने की कोशिश करते रहे, मगर ईशानी का दिल एक फैसला कर चुका था। वो उसे कभी ऐसे देखना नहीं चाहते थे। कमरे में बैठकर उसने साफ शब्दों में कहा, पापा, मैं पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाना चाहती हूँ। यहाँ का माहौल, ये जख्म मुझे और रोक नहीं सकते। खुराना साहब हैरान हुए, मगर बेटी के मजबूत शब्दों के आगे खामोश हो गए। उसी शाम ईशानी ने एक संदेश कुणाल को भिजवाया। वो आया, बेचैनी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। ईशानी सुकून भरे अंदाज में बोली, जाओ, मैंने अपनी माँ के सदके तुम्हें माफ़ कर दिया। जिस गलतफहमी में मेरे साथ खेल चुके हो उसके सदके माफ़ किया, और इस बुरे साय के सदके भी माफ़ किया जो अब कभी मेरा पीछा नहीं करेगा। लेकिन आइंदा अपनी ज़िंदगी में मुझे मुँह मत दिखाना। कुणाल की आंखें भर आईं। उसने उसके हाथ थाम कर कहा, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ ईशानी, ये मोहब्बत झूठी नहीं है, इसलिए हकीकत छुपाई थी, लेकिन मेरी नीयत कभी खेलने की नहीं थी। ईशानी का अंदाज पत्थर की तरह सख्त था। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं। कुणाल ने आंखें बंद करके दर्द से कहा, मैं तुम्हें भरोसा दिलाकर रहूँगा, चाहे मेरी पूरी उम्र गुजर जाए, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा ईशानी, चाहे मेरी पूरी उम्र तुम्हारे इंतज़ार में गुजर जाए। ईशानी ने आखिरी बार रुख मोड़कर देखा। वो बड़ी मुश्किल से खड़ी थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उससे नज़रें मिलाती। ज़िंदगी के किसी हिस्से में शायद सोचूंगी कि तुम्हें माफ़ करके अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है या नहीं, लेकिन तब तक मत आना मेरे सामने। ये शब्द हवा में तीर की तरह गूंजते रह गए। कुणाल टूटे हुए कदमों से बाहर निकल गया। 5 साल बाद मुंबई एयरपोर्ट के गेट से बाहर कदम रखते ही एक नया मंजर था। वो ईशानी जो कभी डर से कांपती रहती थी, आज कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। हाथ में हैंड कैरी, आंखों में रोशनी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लोगों की भीड़ और गाड़ियों के हॉर्न अब उसे परेशान नहीं कर रहे थे, और सामने इंतजार में खड़ा था कुणाल। 5 साल, हर दिन हर रात उसने माफ़ी मांगी थी। लगातार अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश के बाद आखिरकार वो उसका भरोसा जीत चुका था। उनकी नज़रें मिलीं और पल भर को वक्त रुक गया। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ में नज़रें मिली। इन 5 सालों में कुणाल पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। बढ़ती उम्र ने उसके चेहरे को और भी रौबदार बना दिया था, जबकि ईशानी भी इन 5 सालों में काफ़ी बदल चुकी थी। वो अब 20 साल की छुई मुई ईशानी नहीं रही थी, बल्कि 25 साल की एक मैच्योर लड़की बन चुकी थी। ईशानी ने मुस्कुराकर कहा, 5 साल बाद भी आप वहीं खड़े हैं जहां मैंने आपको छोड़ा था। कुणाल की आंखों में नमी और होठों पर एक मुस्कुराहट थी। नहीं ईशानी, 5 साल पहले बस मैंने एक कदम बढ़ाया था तुम्हारी तरफ। ईशानी पल भर को नजरें झुकाती है, फिर धीरे से कहती है, अभी विश्वास बाकी है, मगर दिल को मनाने की गुंजाइश शायद रह गई है। कुणाल धड़कते दिल के साथ करीब आकर बोला, मैं चाहता हूँ बाकी ज़िंदगी यही गुंजाइश भरने में गुजर जाए तुम्हारे साथ। उसने मुस्कुराकर कुणाल का हाथ थाम लिया। इन 5 सालों में जिस कदर हर रात बेकरार होकर कुणाल उसे फ़ोन करता था और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता था, ईशानी का दिल अब नरम हो गया था। इन 5 सालों में एक भी रात ऐसी नहीं गुजरी थी जब कुणाल ने उससे अपनी गलतियों की माफ़ी न मांगी हो। वो अभी उसी मोड़ पर खड़ा था जिस मोड़ पर ईशानी उसे छोड़कर गई थी। उसने ईशानी से वादा जो किया था कि वो पूरी ज़िंदगी उसका इंतज़ार करेगा, और वो इंतज़ार कर रहा था। आज ईशानी ने उसके इंतज़ार की घड़ियों को ख़त्म कर दिया था। ईशानी के हाथ का स्पर्श अपने हाथों पर महसूस होते ही कुणाल ने बेकरारी से उसके हाथों को अपने होठों से छू लिया था। थैंक यू सो मच ईशानी, मुझे ज़िंदगी का इतना बड़ा सरप्राइज़ देने के लिए। ईशानी हल्के से मुस्कुराती हुई उसके साथ आगे बढ़ गई, जहाँ खुशियों का नया सवेरा उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।